औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की हुई है CSS, BMS, जुडिशरी और कोई भी वन पेपर MCQs। उसके लिए इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होती है। हमने करना है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। कल हमने इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेंसेस की ले ली थी। आज हमने प्रेजेंट टेंस को समझना है। तो बच्चे, अगर प्रेजेंट को उर्दू में देखा जाए तो इसको बोलते हैं हाल, ठीक है, यानी ज़माना हाल जिसमें हम रह रहे होते हैं, ठीक है, मौजूदा ज़माना, ठीक है। आप कह सकते हो मौजूदा ज़माना या फिर हाल, ठीक है। मैंने इसको उर्दू में भी लिख दिया है, या फिर अगर स्लैश लगा के इसको लिखें तो ये हो जाएगा हाल, ठीक है। ओके, ठीक है। तो प्रेजेंट है ये। अगर यहाँ पे बच्चे जो है वो मैंने मेंशन नहीं की प्रेजेंट इंडेफिनेट, पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बेटा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। अच्छा, अब जो है इनडेफिनेट बेटा, इनडेफिनेट की अगर एक तो आप मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है पहचान इंग्लिश में, ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन इनडेफिनेट की। लेकिन इंग्लिश में जाने से पहले आप ये समझ लो उर्दू में जर्नली बच्चे जो है वो इनडेफिनेट यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट का मतलब ये चीज़ होता है कि ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में ता है, ठीक है। अगर आप बहुत सारी बुक्स में देखते हैं तो लिखा होता है ता है, ते है, ठीक है, या फिर जो है वो ता है, ती है, ते है, ठीक है। इस तरह ये मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रही हूँ, इस वजह से जो है वो ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है। हाँ, ती है, मैं साथ साथ बोल रही हूँ, तो जो है वो आप लिख लीजिए। यानी उर्दू में इसकी पहचान ये है कि ऐसा फ़िक्रा जिसके आखिर में ता है, जिसके आखिर में ते है, जिसके आखिर में ती है, यानी उससे क्या हो जाता है, जैसे करता है या करती है, करते हैं, कुछ भी समथिंग, कुछ भी जो है वो करती है, करते हैं या कुछ समथिंग एल्स, ठीक है। ये एक जर्नल आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट इनडेफिनेट की। लेकिन बच्चे, अगर हम इसको इंग्लिश में देखते हैं तो प्रेजेंट इनडेफिनेट का मतलब होता है एंडलेस, ठीक है। एंडलेस यानी किसकी, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, नो बाउंड्री, नो डेफिनेट लिमिट, कोई भी एक बताई हुई हद ना हो, ठीक है। लिमिट का मतलब होता है हद, कोई भी डिफाइंड जो है वो लिमिट ना हो। जैसे स्लीपिंग, अब बच्चे ये देखो कि जो स्लीपिंग है, सोना है, क्या उसकी कोई लिमिट है कि हम 10 दिन सोएंगे और फिर हमने नहीं सोना? नहीं, हमने पूरी ज़िंदगी सोना है, ये लिमिटलेस है, ठीक है। अंडरस्टूड है, हमने सोना है तो फिर हमने उठना भी है, ठीक है। इट इज़ अगेन लिमिटलेस। हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या हम खाए पिए बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। देन प्ले, चाहे प्ले डज नॉट मीन के देर आर मेजॉरिटी पीपल्स जो एंगेज नहीं होते किसी भी स्पोर्ट के साथ, तो इट डज़ नॉट मीन के प्लेइंग हर बंदे के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना भी प्ले होता है, कोई एक्टिविटी स्पेंड करना, कहीं पर आउटिंग पर जाना भी प्ले होता है। लाइक आपने बॉडी को भी थोड़ी एक्सरसाइजेज देनी होती हैं, यानी ऐसी सिचुएशन जो कि एक एंडलेस सिचुएशन होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है बेटा, वो आपने समझना है, और वो पॉइंट ये है कि इंडेफिनेट, इंडेफिनेट मतलब यानी एक एंडलेस सिचुएशन, अगर तो वो प्रेजेंट में है, क्या ये जो नीचे मैंने आपको कुछ कंडीशंस दी हैं बच्चे, वो कंडीशंस में से अगर वो आपके प्रेजेंट में हो रही हैं तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है। बिकॉज 3 इंडेफिनेट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, ठीक है। 3 इंडेफिनेट, हम इस वक्त इनडेफिनेट को समझ रहे हैं। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रेजेंट इंडेफिनेट, वी आर फोकसिंग ऑन इनडेफिनेट, ओके। सो बच्चे, हमने समझना है इनडेफिनेट को, ठीक है। अगर ये जो कंडीशंस हैं जो मैंने यहाँ पे नीचे बताई हैं, अगर बेटा ये प्रेजेंट में हो रही हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है। अगर ये पास्ट में भी होती रही हैं तो फिर ये पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इरादा है, हम स्टिक हैं
हम कॉन्टीन्यूसली हम जो है वो कंसिस्टेंट हैं इन चीज़ों के साथ, और हमारा है कि हम फ्यूचर में भी करेंगे कुछ तो नेचुरली फ्यूचर में होनी है, ठीक है। जैसे स्लीपिंग है, हम माजी में भी सोते थे, आज भी सोते हैं, हम आगे भी सोते रहेंगे जब तक अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी लिखी है, जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, ठीक है। ये नेचुरल चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके साथ हम इंगेज हैं, अगर इरादा है तो वो फिर फ्यूचर इनडेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। एक्शन यानी कोई ऐसा काम विच हैपन्स जो के हुआ हो कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, मुसलसल। ऐसा काम या ऐसा एक्शन जो मुसलसल हो रहा हो, जैसे एवरी डे हो रहा हो, रोज़ हो रहा हो, एवरी वीक हो रहा हो, या फिर एवरी मंथ हो रहा हो, ठीक है। वो काम क्या होता है, वो इनडेफिनेट होता है। अब बच्चे वो काम जो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, अगर तो वो प्रेजेंट में हो रहा है तो दिस इज प्रेजेंट इनडेफिनेट। अगर वो बच्चे पास्ट में भी हो रहा था तो वो है पास्ट इनडेफिनेट। अगर वही काम जो है वो अभी फ्यूचर में भी उसका है कि वो होगा तो वो इट विल बी फ्यूचर इनडेफिनेट, ओके। सपोज अब जैसे मैंने नीचे इसकी एग्जांपल दिया है कि ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब एक बच्चे को हम स्कूल में उसका एडमिशन करवाते हैं, तो स्कूल में तो जब तक उसकी प्राइमरी जो है वो स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती उसने स्कूल जाना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वंस हमने एक दफ़ा वो गया, उसने अपनी अटेंडेंस लगवाई और उसके बाद फिर वो गया ही नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लाइक उसे डेली जाना पड़ेगा, एक वीक में 1 डे उसको छुट्टी होगी, हॉलीडे होगा उसका, ठीक है। तो फिर ये कि वो जो उसकी डेली का काम है, और फिर यही उसका एवरी वीक भी होगा, यही उसका एवरी मंथ, यानी एवरी वीक से मुराद ये कि वो संडे की ब्रेक लेगा, उसके बाद वो फिर मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एवरी मंथ एक मंथ कंप्लीट होगा, फिर वेरी नेक्स्ट मंथ भी उसको जाना होगा। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरा है टॉक्स अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट ज़रूरी नहीं होता कि करता है या करती हैं। अगर इसकी बेटा हम ट्रांसलेशन में चले जाते हैं तो समटाइम ऐसे होता है कि लिखा प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, ठीक है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन होनी होती है फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर, अब यहाँ पे जो फ्यूचर के साथ इसका कम्बिनेशन है उसकी प्रॉपर समझ आपको आएगी जब हम करेंगे कंडीशनल्स, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझिए कि हम अगर कुछ लगा देते हैं टुमारो, या लगा देते हैं आफ्टर 2 डेज़, या लगा देते हैं हम साथ के जो है वो आफ्टर फ्यू डेज़, ठीक है। तो इस तरह के जब वर्ड्स हम लगा देते हैं तो वो किसको शो करवाता है, वो करवाता है कि ये इवेंट है, हमारा इरादा है कि इसको करना है या ये होना है, बट ये 2 दिन बाद, कल परसों या फिर कुछ दिन बाद होगा, ठीक है। लेकिन उसको हम किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है। जैसे द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ टुमारो मॉर्निंग, यानी आज हम प्रेजेंट हाल में बैठ के बात कर रहे हैं कि कल सुबह तुम्हारी फ़्लाइट है, ठीक है, या नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो कल है। तो हम ये नहीं कहेंगे, हाँ जी बच्चे, हम ये नहीं कहेंगे कि विल या शैल लगाएं, ठीक है, हम उसको प्रेजेंट में ही करेंगे। मतलब इसका ये कि जो काम मतलब होना हो, आगे भी मतलब जो है वो होना हो, ठीक है ना जी बच्चे, तो इसका हाँ जी, ठीक है। उसके बाद इसमें एक थर्डली कंफ्यूजन ये है कि जिस तरह की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, द नेक्स्ट फ्लाइट इज टुमारो मॉर्निंग, ठीक है। यस, तो इसका मतलब वो हर मतलब एक दिन बाद जाएगी वो, मतलब इसका मतलब आप ये कह रही हैं? नहीं बच्चे, द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ टुमारो मॉर्निंग का मतलब ये चीज़ है कि हम ऐसे जर्नल वे में जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आज की अभी तो फ़्लाइट चली गई है ना, ठीक है, अगली फ़्लाइट सुबह कल जाएगी। यानी अगर सपोज़ के हम 2 बजे कोई 2 के राउंड अबाउट जो है वो हमसे कोई पूछता है, या 10 बजे के राउंड अबाउट हमसे कोई पूछता है, ठीक है, कि फ़्लाइट कब है, और हम जनरली जवाब दे देते हैं कि जी अभी तो आपकी फ़्लाइट तो चली गई है, लेकिन नेक्स्ट फ़्लाइट इज़ टुमारो मॉर्निंग, कल अगली जो फ़्लाइट है वो आज के दिन में नहीं जानी, उसने सुबह जाना है, ठीक है। सो आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ बैठना चाहते हो तो बैठ जाएं, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस सेंस में यूज़ होता है कि सम टाइम जो आफ्टर लाइक मॉर्निंग, आफ्टर जो नेक्स्ट डे और 2 डेज़ जो इवेंट होना होता है, सम टाइम इंडेफिनेट उसको भी, उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इट टॉक्स अबाउट थिंग विच आर जर्नली ट्रू,
यानी वो जो चीज़ें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो हमेशा इनडेफिनेट में होते हैं और प्रेजेंट इनडेफिनेट में होते हैं, वो पास्ट या फ्यूचर इनडेफिनेट में नहीं होते। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, कि सूरज जो है वो मशरक़ से निकलता है, ठीक है। ये हम ये नहीं कह सकते कि सन जो है वो राइजन और रोज़ इन द ईस्ट वो निकलता था या निकलेगा या विल राइज इन द ईस्ट। बच्चे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे अर्थ इज़ राउंड, हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ वाज राउंड या अर्थ विल बी राउंड, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक ये स्टेटमेंट है द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपको पता है ये फिक्रा गलत है बच्चे। ये फिक्रा जो टेक्निकली गलत है। टेक्निकली कैसे गलत है? वैसे तो बुक्स में हमने ऐसे ही पढ़ा है, जो इंग्लिश मैन है वो भी ऐसे ही इसको यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट भी इसको ऐसे यूज़ करते हैं, बट मेरी परसेप्शन से ये फिक्रा गलत है बच्चे। ये फिक्रा कैसे गलत है कि एक मिनट बच्चे, टेक्निकली जो है टेक्निकली ओके। रॉन्ग है। अब बच्चे ये जो है वो सन राइजेज इन द ईस्ट, ये टेक्निकली रॉन्ग कैसे है कि आपको पता है कि जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो ये बताया गया है कि जो सन है वो स्टैटिक है, ठीक है। सन स्टैटिक है, सन एक जगह पे खड़ा है, वो मूव नहीं करता। अर्थ और बाकी जो वो प्लैनेट्स हैं वो इसके सराउंडिंग में मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फिर सन कैसे राइज हो सकता है इन द ईस्ट? फिर वो मशरक़ से कैसे निकल सकता है? अर्थ जो है वो आती है फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ द सन, वो सूरज के मशरक़ वाली साइड से आती है। सूरज जो है वो ईस्ट वाली या वो ईस्ट वाली साइड से नहीं आता, अर्थ हमेशा ईस्ट वाली साइड से आती है। तो इस वजह से हमें कहना चाहिए कि अर्थ कम्स इन द ईस्ट साइड ऑफ द सन, ठीक है। तो ये टेक्निकली इस तरह ठीक होगा बिकॉज सन इज स्टैटिक और ये मूव नहीं करता है, ठीक है मैम। तो ये इस्लाम में भी इसके बारे में स्टैटिक ही बोला गया बेटा। इस्लाम में तो ये है कि ये एक्सपैंड कर रहा है, हाँ। ठीक है। अगर आप डॉक्टर जाकिर नाइक के लेक्चर सुने बच्चे तो उसने भी इस चीज़ को कहा है कि सन इज़ एक्सपैंडिंग, ठीक है, ये एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन वो बच्चे एक्सपैंड हो रहा है, लिसन टू मी केयरफुली, वो एक्सपैंड हो रहा है, इट इज़ नॉट मूविंग, ठीक है। मूविंग इज समथिंग एल्स, एक्सपैंडिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। एक चीज़ एक्सपैंड कर रही है, इट इज़ समथिंग एल्स, एक चीज़ मूव कर रही है, वो समथिंग एल्स है। तो जो ये प्लानिटरी जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सैटेलाइट्स हैं सारी, ये मूव कर रही हैं सराउंडिंग जो है वो सन। और ये और इनके जो अपने कुछ सैटेलाइट्स हैं, जैसे वो अर्थ का मून है, तो वो इनकी जो कर रहा है, मूव कर रहा है इनके सराउंडिंग में, प्लैनेट्स के सराउंडिंग में। सो टेक्निकली बच्चे मुझे लगता है कि दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ओके। बाकी तो ये ठीक है, बिल्कुल इसकी वजह बिल्कुल सही कि क्योंकि मैम जो सन है वाकई में वो स्टैटिक है, ओके। और जाहिर सी बात है वो तो नहीं मतलब आएगा ना, अर्थ भी आएगी तो ओके। अच्छा बच्चे, 5th नंबर पर है कि डिस्क्राइब्स, यानी क्या? इनडेफिनेट डिस्क्राइब्स सिचुएशन, वो ऐसी सिचुएशन को बयान करता है विच इज़ लेस परमानेंट, यानी ऐसी सिचुएशन, ऐसी एक स्टेट जो लेस परमानेंट होती है। जैसे ही स्लीप्स, वो सोता है। आप देखिए, सोते हैं तो हमने सारा दिन होल डे तो नहीं सोना होता ना, या 3-4 दिन का इकट्ठा तो नहीं सोते हम लोग। हमने फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सोना है। मिनिमम हमने 8 आवर स्लीप लेनी है और मैक्सिमम 10 आवर स्लीप लेनी है, और उसके बाद फिर हमें उठना है, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से फिर हमें उठना है। तो इसका मतलब ये, या फिर हम ब्रेकफास्ट करें तो हम अगर ज़्यादा भी स्लो खाते हैं तो हम हाफ आवर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने बस करनी है और देन हमने वर्क पर जाना है। या फिर इफ़ वी आर एट वर्क प्लेस तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, लाइक अगर आपके जो डेज़ हैं, वर्किंग जो आवर्स हैं वो अगर 8 आवर्स हैं और 5 आवर्स हैं और आपके ये 6 आवर्स हैं, तो आफ्टर 6, 5 और 8 आवर्स हमने उसको एंड करके तो अपने घर मूव करना है, ठीक है। और फिर हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम घर पर स्टे करना है और उसके बाद वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग हमने फिर आना है अपने वर्क प्लेस पर। और अगर हम कोई प्लेयर हैं या हम गेम पर जा रहे हैं तो उस पर भी हमने फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमने जाना है और उसके बाद फिर हमने अदर स्टेट में आना है। तो जो इंडेफिनेट है, चाहे वो पास्ट की बात हो चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, वो ऐसी सिचुएशन को हमेशा डिस्क्राइब करता है बच्चे जो लेस परमानेंट होती है।
देन द 6 नंबर पर है टॉक्स अबाउट कौन, इंडेफिनेट टॉक्स अबाउट हैबिट्स, ये उन आदात की बात करता है, एंड थिंग्स और चीज़ों की बात करता है, विच पीपल डू रेगुलरली, यानी जो लोग रोज़ करते हैं, जो उनकी आदत बन जाती है, जैसे जिम जाना, कुछ लोग जिम जाते हैं, ठीक है। अब आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है तो अंडरस्टूड है, अगर आप एक दिन का ब्रेक भी लेते हैं तो वीक में आप 4 और 5 डेज तो जाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो आप डेली जाते हैं, वर्क प्लेस पर जाते हैं तो एक डे के हॉलीडे के बाद आप जो आपके जो 5 और 6 डेज वर्किंग डेज होते हैं, फिर आप गेम पर जाते हो तो अगर आप प्लेयर हो तो फिर तो आपका डेली होगा कि आपने डेली जाना है। लेकिन अगर आप जो आपकी एक हैबिट है या आप जो है वो शौक के तौर पर जाते हो तो फिर भी आप वीक में 3 और 4 डेज तो जाते ही होंगे। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो उन चीज़ों के बारे में बात करता है जो पर्सन रेगुलरली करते हैं। अब ये यहाँ चीज़ें बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर की बात है। ये इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज अगर आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर को बेटा अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको फॉर्मूला भी बोलते हैं, किसी कहीं बुक में ये मेथड भी लिखा होता है, ठीक है, कहीं बुक में ये ऑर्डर भी लिखा होता है। तो मैंने ये चारों नेम एक ही जगह पर लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि इनको स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, इसको मेथड, फार्मूला, ऑर्डर, आप कोई भी नेम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल वे है, एक तरीका है जब इंग्लिश लैंग्वेज का, इसके बगैर हम अपना ऑर्डर खुद से नहीं बना सकते, अदरवाइज़ हमारी इंग्लिश गलत हो जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की लगनी है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर बच्चे क्या लगनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने एस का, ई एस का, वी एस का या आई एस का इजाफा करना है अगर वो वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। अगर वो वर्ब सिंगुलर है और सिंगुलर जो है उसको जब आपने प्लूरल करना है तो उसको जमा करते हुए या तो आप एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे, वी एस लगाएंगे या आई एस लगाएंगे। अब वो एस कहाँ लगना है, ई एस कहाँ लगना है, वी एस कहाँ लगना है या आई एस कहाँ लगना है, वो हम इसी लेक्चर के एंड पर अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अच्छा मैम, ये मेरे लिए थोड़ी सी ना ये चीज़ जो है कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मैं तो पहले इसको मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से मतलब देखता होता था कि मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम एस और एस हम मतलब लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट बच्चे सब्जेक्ट के हिसाब से ही होना है, आपको मैं समझाती हूँ, डोंट वरी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ सिर्फ ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि मैंने एस, सी एस, वी एस यहाँ क्यों लिखा, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ आगे मैंने लिखा हुआ है सिंपल और अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एस, सी एस, वी एस वर्ब जब वो क्योंकि वर्ब लगता है बेटा सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जो है वर्ब उसको एस, सी एस, वी एस, आई एस के साथ प्लूरल करना पड़ेगा। अगर वो सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर तो अंडरस्टैंड है वो मनोअन जैसे होगा वैसे ही आ जाएगा। वो किस तरह से होगा हम इस लेक्चर के एंड पर समझेंगे। ये है सिंपल सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस है उसमें पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल सेंटेंस है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, ठीक है। उसमें क्या लगाना है, उसमें वर्ब के साथ जो है वो एस, सी एस, वी एस का इजाफा होगा बस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आई रीड ए बुक, अब बेटा यहाँ पे रीड है, क्यों, क्योंकि आई जो है वो ऑलरेडी जमा है। आई हमेशा वैसे देखने में तो मैं अकेला होता है, लेकिन वो हमेशा जमा में कंसीडर होता है, आई हमेशा जमा में कंसीडर होता है, ठीक है। तो आई रीड ए बुक आ गया। अब रीड क्या है, ये वर्ब है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो पहले आई लगाया यानी सब्जेक्ट आ गया, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे के नेक्स्ट में क्या आ गया, रीड क्या है, रीड है वर्ब, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है, रीड है वर्ब। ए बुक, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने कोई एस, ई एस, वी एस कुछ भी नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि आई ऑलरेडी प्लूरल है, और प्लूरल अगर इसमें सब्जेक्ट आ जाए तो हमने वर्ब को आगे चेंज नहीं करना, ठीक है। नीचे आप एग्जांपल देखो, शी रीड्स ए बुक। अब शी चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है,
ठीक है। तो इसमें रीड के साथ एस लगा दिया। अब ये कैसे लगाया है ये हम लेक्चर के एंड पर के एस, ई एस, वी एस और आई एस कैसे लगने हैं वो हम लेक्चर के एंड पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दे राइट ए लेटर, ठीक है। जैसे दे सब्जेक्ट है, राइट जो है वो वर्ब है, ए लेटर, लेटर जो क्या है वो ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, ये है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसका। उसके बाद बच्चे हैं नेगेटिव। नेगेटिव का डिफरेंस जस्ट ये है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होना है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगना है, यानी नेगेटिव का मतलब होता है मनफी फिक्रा, ठीक है। तो जब बच्चे जो आपने जहाँ पर भी मनफी फिक्रा आएगा उसका मतलब है कि वहाँ नॉट यूज़ होना है, नहीं, ठीक है। तो बच्चे दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं यहाँ बताती जाऊँ कि जो मनफी फ़िक्रे होते हैं उनके एंड पे कुछ लोग, मैं उनकी गलती देखी है कि वो एंड पर सवालिया निशान लगा देते हैं। तो मनफी फ़िक्रों के बाद फुल स्टॉप लगता है, सवालिया निशान नहीं लगता, ठीक है। ये आपने गलती नहीं करनी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जो है वो नहीं सवालिया निशान लगाया हुआ, ओके। अच्छा, यहाँ पर जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस वक्त आपने हेल्पिंग वर्ब डू डज याद रखना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके बच्चे स्ट्रक्चर सेम रहेगा, क्या चीज़ें चेंज होंगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगा बस, बाकी स्ट्रक्चर यही सेम रहेगा, यही काइंड ऑफ सेंटेंसेस रहेंगे, ठीक है। बस सिर्फ चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होगी, बस आपने फोकस उसी पे रखना है। अब जैसे नेगेटिव का सेम वैसे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे आई डू नॉट लाइक हर। अब आई चूँकि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि वो जमा है, प्लूरल है, तो उसके साथ डू लगेगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताती जाऊँ बेटा कि जो आप यहाँ पे अगर लिख लो, अगर इवन आपके जो है वो नहीं भी है तो एक मिनट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि डू किन के साथ लगना है, डज, बिकॉज मैंने यहाँ पे ना मेंशन नहीं किया हुआ, क्लियर है। तो मैं बेटा यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। डू जो लगेगा, डू बच्चे चूँकि ऑलरेडी जो प्लूरल है आई के साथ लगेगा, ठीक है, वुई के साथ लगेगा, उसके बाद बच्चे यू के साथ लगेगा, उसके बाद जो है वो बच्चे दे के साथ लगेगा, ठीक है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ होगा। उसके बाद व्हाट अबाउट डज, डज चूँकि ऑलरेडी जमा है, ठीक है, ई एस लगा के इसको जमा किया हुआ है, तो ये किन के साथ लगेगा, ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, और कोई भी एनीथिंग विच इज सिंगुलर, एनीथिंग विच इज सिंगुलर, कुछ भी एनीथिंग हो सकती है बच्चे, वो प्लेस हो सकती है, कुछ ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी समथिंग, ठीक है, वो अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो बच्चे डज लगना है। इसी तरह से डू का केस भी है कि एनीथिंग, एनी प्लेस, एनी ऑब्जेक्ट, इफ प्लूरल जमा है तो उनके साथ डू लगेगा, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और हम चलते हैं दोबारा अपनी जहाँ से हम लोग कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो कि आई डू, क्योंकि आई मैंने बताया है कि प्लूरल है, इसके साथ डू लगेगा, तो हमने डू लगा दिया, आई डू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ गया, आई डू नॉट लाइक हर, मैं उसको पसंद नहीं करता। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चे इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया फ़िक्रा। अब सवालिया फ़िक्रे का स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है पहले नंबर पर, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट। आपने ये ऑर्डर नहीं भूलना, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस के अंदर प्रेजेंट, अभी हम नेक्स्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें भी यही स्ट्रक्चर सेम होगा, प्रेजेंट का सारा, पास्ट का सारा, फ्यूचर का सारा। आपको जब तक हम टेंसेस के एंड तक जाएंगे आपको अच्छे से जो है वो बच्चे स्ट्रक्चर याद हो चुका होगा, बट आपने ये स्ट्रक्चर को याद करना है, बिकॉज यही स्ट्रक्चर है और हमने इसी को फॉलो करना है। जहाँ जहाँ चेंजिंग आएंगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि वो चेंजिंग क्यों आई हैं और किस वजह से आई हैं, ओके। अब एग्जाम्पल देखो इंटेरोगेटिव की, कि इसमें डज ही ऑलवेज अपोज टू मी, क्या वो हमेशा मेरी मुखालफत करता है। डज को अब हम बाहर ले आए। अब यहाँ डज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ही है, और ही के साथ मैंने क्या बताया था, डज लगेगा।
जस्ट ऑलवेज हमेशा अपोज टू मी। दूसरा है डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने बताया था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाता है, डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड। डब्ल्यू फैमिली क्या होती है वो भी बेटा मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, आप लिख लीजिए, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली यानी ऐसे वर्ड्स जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, ठीक है, जैसे व्हेन, ठीक है। जैसे हु, जैसे whom, वो जैसे why, जैसे which, ठीक है, which, ठीक है। अब ये देखो कि ये सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं डब्ल्यू से। दैट्स वाई मैं इसको डब्ल्यू फैमिली कहती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, वो इन्हीं अल्फाज को मॉडल वर्ड्स भी कहते हैं। मॉडल वर्ड्स मैं इनको यहाँ पर इस वजह से नहीं कह रही क्योंकि जब हम इनको मॉडल वर्ड्स बोलते हैं तो उसमें और भी बड़े सारे वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं, जैसे कैन इस्तेमाल होता है, मे इस्तेमाल होता है, ये मॉडल वर्ड्स में ये भी आ जाते हैं। पर यहाँ पर मॉडल विल शैल भी आ जाता है, बट यहाँ डब्ल्यू फैमिली इस वजह से करेंगे क्योंकि यहाँ सिर्फ डब्ल्यू से ही वर्ड्स आएंगे। यहाँ पे मे, कैन, शैल, विल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आउट, ये वाले वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हम जब मॉडल वर्ड्स करेंगे तो तब हम उनका करेंगे कि मॉडल वर्ड्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे होता है। तो अगर डबल इंटरोगेटिव करना है तो डबल इंटरोगेटिव से पहले डब्ल्यू फैमिली का कोई वर्ड आ जाएगा। अब इनको फर्दर डिटेल में हम करेंगे, मैं आपको बकायदा जो डबल इंटरोगेटिव हैं वो बकायदा एक लेक्चर में मैं करवाऊंगी। अभी आपने यहाँ सेंटेंस की गरज से समझना है कि ऐसा सेंटेंस भी होता है, वाई डज दी चाइल्ड वीप, बच्चा क्यों रोता है, आगे समझ। फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में सवालिया आ जाता है बाहर और या नॉट भी आ जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जब हम इंटरोगेटिव कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो जस्ट सवालिया बाहर है, यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने नेगेटिव इंटरोगेटिव में मतलब नॉट भी आ गया है और सवालिया भी बाहर है। डू द गर्ल्स, अब यहाँ पे गर्ल्स हैं चूँकि ज़्यादा हैं तो इस वजह से यहाँ डू लग गया। डू द गर्ल्स नॉट लाइक ब्राइट कलर। क्लियर हो गया, समझ आ गई यहाँ तक, कोई एम्बिग्यूटी है, अच्छे से जी समझ आ गई है, ओके। जी ठीक मैम। है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट है बेटा इसमें कि हेयर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, व्हाट अंडरस्टैंड अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट बिफोर गोइंग टू वर्ड्स, ठीक है, यूज ऑफ एस, वी एस एंड आई एस इन पास्ट सिंपल टेंस। अब ये देखे बच्चे, जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस हमने यूज करना है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, उसमें एस, ई एस, वी एस का यूज होना है। अब बाकी ठीक तो है। आपको समझ आ गई, इसका हेल्पिंग वर्ब भी आपको समझ आ गया कहाँ लगना है और कैसे कैसे लगना है। लेकिन जो ये वाला मसला है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, आई थिंक सो दैट्स व्हाई हो गया, ओके। अच्छा अब क्या है बच्चे के सिंपल में सेंटेंस में हमने एस वी एस का इजाफा करना है तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये गेम समझ नहीं आएगी आपको ये वाला फिक्रा समझ नहीं आएगा। सो हम ये समझेंगे। सो अब बच्चे हम समझते हैं कि हमने इसको कैसे, इसका यूज़ किस तरह होना है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हेयर इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, यानी वॉवल और कॉन्सोनेंट को समझना पहले बहुत ज़रूरी है, बिफोर, पहले, गोइंग टूवर्ड्स यूज़ ऑफ एस, सी एस, वी एस एंड आई एस, यानी इससे पहले कि हम ये देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें एस, सी एस, वी एस कहाँ और कैसे यूज़ होना है, उससे पहले हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट को समझना है। बिकॉज अगर ठीक वॉवल है। और कॉन्सोनेंट्स हमें समझ नहीं आते हैं बच्चे तो फिर हमें जो है वो एस और ई एस की स्टोरी समझ नहीं आएगी। सो वी शुड अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ओके, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अच्छा अब आपने गौर से सुनना है बेटा। अच्छा, vowels are 5 main letters,